हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सुमित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर का नाम है वायु, एयर। जैसे कि हम इस क्लास के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब ये चौथा चैप्टर है। तो हम इसके अंदर पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिकली इस बुक के बारे में। तो पर्यावरण में जितनी सारी चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में अलग अलग ये चैप्टर बने हुए हैं। तो जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है उसके भीतर क्या है चीज़ें, कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं, तो वो सारा का सारा हमने पिछले चैप्टर में कवर किया था। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे वायु के बारे में। आपने नाम सुना होगा। अब इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या समझाया गया है कि वायु क्या है, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। देखिए, ये वायुमंडल की डेफिनेशन या परिभाषा यहाँ दी गई है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक घनी चादर वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल का बेसिक काम क्या होता है कि ये मतलब सांस लेने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही है। उसके अलावा जो सूरज से हानिकारक किरणें आती हैं और जो जो सूरज का तो ताप आता है जो, तो उससे हमारी ये सुरक्षा करता है। यदि सुरक्षा की ये चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। तो देखिए, क्या ये वही चीज बताई गई है कि अगर ये वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर ना हो तो होगा क्या। जो दिन है उसमें तो सूर्य की गर्मी इतनी ज्यादा तेज होगी कि हम जल जाएंगे, और रात के समय में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम उसमें जिंदा रह ही नहीं सकते। अतः ये वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो मतलब ये जो वायुमंडल है इसने ही पृथ्वी के तापमान को रहने के योग्य बनाया है। मतलब इसी की वजह से हम पृथ्वी पे रह पा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हेडिंग है वायुमंडल का संगठन, कि मतलब जो वायुमंडल है वो बना किन किन चीजों से मिलके है। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। अब देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन गैसों के आपने नाम सुने होंगे। ये क्या है कि जो हमारा वायुमंडल है उसका बहुत बड़ा भाग है, जो मेजर पोर्शन कवर करती हैं, ये दो गैसेस ही करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। मतलब ये गैसेस और पाई जाती है इन दो गैसों के अलावा, लेकिन ये दो क्या है, ये मात्रा में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। अभी जो एक डायग्राम दिया गया है इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी कितनी कितनी पाई जाती है। तो जो नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन है वो 21% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गन है 0.93%, और बाकी की जो गैसेस हैं वो 0.04% से भी कम पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये कि सारा का सारा जो हमारा वायुमंडल है उसका ये संगठन है। मतलब ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। देखिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, तो ये सर्वाधिक हो गई। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए, अगर वायुमंडल में इतनी ज्यादा ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन पाई जाएगी तो जब ऑब्वियस सी बात है हम सांस लेंगे तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को भी अंदर अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं, लेकिन हम क्या है उसको थोड़ी देर बाद में बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, लेकिन इसी के उलट जो ये पेड़ पौधे हैं उनको नाइट्रोजन जरूरी तो है, लेकिन वो सीधे के सीधे, जो हम जैसे सांस में ऑक्सीजन वायुमंडल से ले लेते हैं वैसे वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए होता है कि मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। तो होता क्या है कि जब पौधों को जिस नाइट्रोजन की जरूरत होती है वो सीधे तो इनहेल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जो मिट्टी है इसमें और पौधों की जड़ों में कुछ जीवाणु ऐसे पाए जाते हैं जो इसका स्वरूप ही, मतलब इसका फॉर्म चेंज कर देते हैं, इसका रूप बदल देते हैं और उसका पौधा उपयोग कर लेता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित विकृत उष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अब देखिए, होता क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, नाम सुना होगा आपने, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
तो वो किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और होता क्या है कि जब सूरज से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पे, तो वो अपने साथ गर्मी भी लेके आती हैं, उष्मा भी लेके आती हैं। तो जो जब वो वापस टकरा के पृथ्वी से और वापस जाने लगती हैं, तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो जितनी 0.03% है, वो क्या करती है कि उस उष्मा को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करके रोक लेती है। तो उससे क्या है, पृथ्वी पे तापमान एक नियंत्रित बना रहता है, मतलब एक बैलेंस बना रहता है तापमान का। लेकिन अब इसमें आगे दिया गया है कि इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। जैसे मैं बता रहा था कि ये उष्मा को रोक लेती है पृथ्वी पे, तो इसकी वजह से हम रह पाते हैं। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलती है? धुएं से निकलती है, जो कारखानों से, कार से या और किसी भी प्रकार के धुएं से निकलती है। अब होगा क्या कि जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, वो उसका जो स्तर है वो बढ़ रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी पृथ्वी के वातावरण में बढ़ रही है। तो अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो ज्यादा उष्मा को रोकेगी, और ज्यादा उष्मा को रोकेगी तो हमारी पृथ्वी पे गर्मी बढ़ेगी। इसी की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना है वो बढ़ रही है, कि हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे? तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। अब देखिए, तापमान में वृद्धि होगी पृथ्वी के, तो जो पृथ्वी के सबसे ठंडे ध्रुव प्रदेश हैं, वहां पे जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी। अब वो पिघलेगी तो ऐसे तो है नहीं कि वो पानी वहीं का वहीं रुक जाएगा, वो बह के समुद्रों में आएगा, तो समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। अब समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा तो जो उसके तट पे शहर बसे हुए हैं, उन शहरों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे में पशु लुप्त हो सकते हैं। अब देखिए, लगातार अगर ये ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ ऐसे पौधे और ऐसे पशु होंगे जो एक निश्चित तापमान में जीवित रह सकते हैं। तो तापमान के बढ़ने से क्या होगा कि वो लुप्त हो जाएंगे, अगर लंबे समय तक ये ऐसे ही बढ़ती रही तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है सेकंड नंबर पे। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। देखिए, मनुष्य और जो पशु हैं वो तो सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जो पादप हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम बोलते रहते हैं कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो ऑक्सीजन अधिक उत्पन्न होगी। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। तो देखिए, मनुष्य और पशु ऑक्सीजन लेते हैं, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण करके वापस ऑक्सीजन उतनी बना देते हैं, तो स्तर बना रहता है, संतुलन बना रहता है। लेकिन जब हम पेड़ काट देंगे तो ऑक्सीजन लेने वाले ज्यादा हो जाएंगे और बनाने वाले कम, तो ऑक्सीजन का ये संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक महत्वपूर्ण गैस है। अब हरे पादप क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है। अब देखिए, जितने पृथ्वी पे मनुष्य और पशु हैं, उसी हिसाब से पेड़ पौधे भी हैं। तो ये संतुलन लगातार बना रहता है कि मनुष्य ऑक्सीजन ले लेते हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन वापस बना देते हैं। लेकिन जब हम पेड़ पौधे या जंगल काट रहे हैं जिस स्पीड से, तो ये संतुलन बिगड़ता जा रहा है। आगे है, परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है, क्योंकि कोयला और खनिज तेल जलेंगे तो उनसे वायु प्रदूषण होगा, और वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। करोड़ों टन की बढ़ोतरी होती है हर साल कोयला और खनिज तेल जलने से, क्योंकि ईंधन के रूप में खनिज तेल का उपयोग होता है और कोयले का भी उपयोग होता है। तो ये जब दोनों जलते हैं तो धुआं निकलती है, और धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो जलवायु में अपने आप ही परिवर्तन होगा, तो जो हमारी पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हवा के बारे में बताया गया है कि जब गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, और हल्की हवा होगी तो वो ऊपर उठेगी, और जो ठंडी वायु होती है वो सघन और भारी होती है तो वो नीचे रहेगी। इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्कर चलता रहता है। तो देखिए जैसे कोई हवा कहीं पे गर्म हुई तो वो गर्म होकर ऊपर उठ गई, अब जो नीचे का एरिया है वो तो खाली हो गया है ना, तो जो गर्म वो थोड़ी ठंडी हवा है वो उस एरिया को भरने के लिए वहां आ जाती है, और जो गर्म हवा ऊपर उठी थी वो बह के आगे चली जाती है जहां से ठंडी हवा आई है। तो इस प्रकार से ये जो वायु का चक्कर है ये चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ये कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग यहाँ दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्शन, टॉप साइंटिस्ट ऑफर वे ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग अनस्टॉपेबल, CO2 लेवल एट, ये मतलब ये सारी की सारी कटिंग्स यहाँ दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं। अब जुरासिक इरा आपको याद होगा कि जब डायनासोर लुप्त हुए थे तो वो क्यों हुए थे, क्योंकि उस समय भी ऐसा सा ही कुछ हुआ था, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई थी तो इसकी वजह से डायनासोर तबाह हो गए। तो ये यहाँ पे कटिंग दी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक एरा, कि ग्लोबल वार्मिंग है वो जुरासिक एरा वापस ला सकती है जिस हिसाब से बढ़ रही है। अब वायुमंडल के बारे में हम बहुत देर से वायुमंडल शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट हेडिंग है कि वायुमंडल की संरचना, कि वायुमंडल होता किस प्रकार का है, मतलब इसकी संरचना क्या है। तो हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की एकदम सतह से आरंभ होती हैं और ऊपर ब्रह्मांड में लास्ट तक जाती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मीजोस्फेयर, बाह्य मंडल, थर्मोस्फेयर एवं बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। ये 5 हैं। आप इनके नाम को बार बार याद करेंगे, बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों के नाम यहाँ दे रखे हैं, हिंदी के तो थे, मैंने इंग्लिश के भी साथ में दे दिए ताकि समझने में आसानी हो। पहला कौन सा होगा, मतलब ये पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होते हैं, तो पहला होगा क्षोभ मंडल जिसमें हम रह रहे हैं, सेकंड समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल है, फिर बहिर्मंडल। इस प्रकार ये सारी की सारी परतें विभाजित हैं। अब पहला ही हेडिंग है क्षोभ मंडल। ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो देखिए पहला पॉइंट है इसमें कि ये सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि जीवन इसी में संभव है। दूसरा, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो देखिए सारी की सारी जो मौसमी घटनाएं हैं, वर्षा और जो कोहरा आता है, वो ओलावृष्टि, ये सारी की सारी इसी में होती हैं, और सांस लेने के लिए जो वायु है वो भी इसी में मौजूद है। ठीक है, तो अब देखिए ये डायग्राम दिया गया है, मैं थोड़ा सा इसमें आपको समझा देता हूँ कि क्षोभ मंडल ये हो गया, ये क्षोभ सीमा हो गई, मतलब माउंट एवरेस्ट भी इसके अंदर अंदर ही आ जाता है। फिर जो हमारे ओजोन लेयर है वो कौन से में है? सप्ताह मंडल में। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? सप्ताह मंडल में उड़ते हैं, तो ये सप्ताह मंडल है पूरा पूरा। फिर आता है मध्य मंडल, इसमें तारे हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में आता है बाह्य वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे बटे हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है समताप मंडल। वो 13 किलोमीटर तक था, अब ये उसके आगे से स्टार्ट होगा। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वो 13 किलोमीटर तक फैला था, ये 50 किलोमीटर तक फैला है, की ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो मतलब इसमें ना तो इतने ज्यादा बादल होते हैं, ना कोई मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश, ओलावृष्टि, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए प्लेन वगैरह इसी में ज्यादा उड़ना प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो वायुमंडल के कौन से मंडल में पाई जाती है या फिर कौन सी परत में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल की ऊंचाई कितने तक है? 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट आती है मध्य मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। समझ गए आप कि समताप मंडल के जस्ट ऊपर की परत है ये, और ये कहां तक फैली है? 80 किलोमीटर तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो इस परत में आने पर जल जाते हैं। आपने सुना होगा कि मतलब
आसमान से कोई भी जो उल्का पिंड है वो पृथ्वी की तरफ आता है तो पृथ्वी की सीमा में प्रवेश करके वो घर्षण से जल जाता है, या तो जल के बर्बाद हो जाता है, फिर उसका कोई छोटा मोटा टुकड़ा जो पृथ्वी पे आके गिरता है। तो उसके बारे में आपने सुना होगा। तो वो इसी में मतलब ये जो परत है, मध्य मंडल है, इसमें आके वो जलने लग जाता है, मतलब घर्षण से इसी में वो सबसे पहले प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। ठीक है, नेक्स्ट है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल, आयनोस्फेयर इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, मतलब 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है ये बाह्य वायुमंडल। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। तो होता क्या, देखिए कि जो हमारी रेडियो तरंगे हैं, जो हमारे सैटेलाइट सारे के सारे जो हैं, वो इसी के अंदर हैं। तो यहाँ से जो हमारी रेडियो वेव्स जाती हैं वो वहां से टकरा के वापस पृथ्वी पे आ जाती है। तो इस प्रकार हमारी जो संचार व्यवस्था है वो चलती रहती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 80 से लेके 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इसमें तापमान बहुत मतलब तीव्रता से बढ़ता है, काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ना तो ओजोन परत है, ना बाकी कुछ जो मौसमी घटनाएं होने के लिए जो अनुकूल वातावरण चाहिए, ना वो है। तो यहाँ पे तापमान ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बहिर्मंडल, और ये लास्ट है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अब देखिए, हल्की गैसें हैं तो वो इसी परत में पाई जाएंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ऊपर उड़ जाती हैं, वो हल्की होती हैं। तो और ये सबसे पतली परत है, ऊपरी परत भी है सॉरी, और इसमें वायु की पतली परत होती है। तो ये बहिर्मंडल है। तो इस प्रकार ये 5 परतें थी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इनको, कौन कौन सी थी। पहली शोभ मंडल थी जो 13 किलोमीटर तक फैली है। फिर समताप मंडल थी जो 50 किलोमीटर तक फैली है। फिर जो मध्य मंडल थी, ये आप देख सकते हैं, ये 80 किलोमीटर तक फैली है। फिर जो बाह्य वायुमंडल है वो 80 से 400, और फिर 400 के ऊपर जो भी है वो सारा का सारा बहिर्मंडल है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है मौसम एवं जलवायु। अब ये नाम तो हमने सुने हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है। बहुत से बच्चों को यही लगता है कि ये दोनों एक सेम ही तो चीजें हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। तो ये चीज तो आपने भी सुनी होगी, क्योंकि क्रिकेट हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो ये बात तो हमने कभी ना कभी अपने किसी बड़े भाई बहन या पापा चाचा किसी ना किसी से तो सुनी होगी। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो वह मौसम वह है जो इनके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। तो यहाँ हमारे शरीर की एक कल्पना की गई है कि अगर हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। अब देखिए, ये यहाँ पे मौसम की डेफिनेशन आ गई है कि मौसम होता क्या है। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाती है। मतलब वायुमंडल में प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन जो भी बदलाव होते हैं वो मौसम कहलाते हैं। कि धूप निकली है, बादल हो रखे हैं, बारिश हो रही है, कुछ भी ऐसा होता है तो वो क्या है, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आपको पता है कि हम जो राजस्थान में लू चलती है, तो अगर वैसी सी जो सूखी लू है वो अगर चले तो उनको आप कैसे न कैसे छुप के घर पे रह के अपने आप को कवर करके कैसे न कैसे उस गर्मी को आप झेल लोगे। लेकिन जैसे मुंबई अपना जो है वो मतलब वहां पे आर्द्रता ज्यादा होती है और गर्मी भी होती है, तो वो चिड़चिड़ा बना देता है, क्योंकि पसीना सूखता ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। ये तो होता ही है कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद का जो मौसम होता है, या फिर उससे पहले का जो मौसम होता है जिसमें अच्छी हवा चल रही होती है, वो हमें आनंद देता है। हम घूमने फिरने की योजना भी उसी में बनाते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। अब आप देख सकते हैं कि मौसम का कभी भी कोई भी अनुमान सही मतलब 100% सही अनुमान नहीं लगा सकते। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु या क्लाइमेट बताता है। अब देखिए, यहां से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि मौसम है वो क्या है, प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की अवस्था है, वो तो कहलाता है मौसम। और जलवायु क्या है कि किसी स्थान का एक लंबे समय में औसत मौसम।
जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक एरिया में रह रहे हैं, वहां पे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का जो मौसम है उसका अगर औसत निकालें कि वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा सा मौसम रहता है, वही वो उस स्थान की जलवायु है कि वहां पे कितने टाइम सर्दी रहती है, कितनी टाइम गर्मी रहती है, कितने टाइम के लिए बरसात होती है। तो ये सारी की सारी कंबाइंड जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, क्लाइमेट बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तापमान। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है कि ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के ये लगभग 2 अरबवा भाग ही प्राप्त करती है। आप सोच सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पे कितनी कम ऊष्मा आती है सूर्य की। तो आप अंदाजा लगाइए सूर्य कितना ज्यादा गर्म होगा, कितनी गर्मी होगी उसके अंदर, कि हम 2 अरबवा भाग प्राप्त करते हैं, फिर भी हमारी जो पृथ्वी है उस पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर हम अपनी ये जो क्लाइमेट है इसको अगर बचाना चाहते हैं तो हमें जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, कम पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण कम से कम करना, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वरना आने वाले टाइम में पृथ्वी रहने के लायक रहेगी ही नहीं। नेक्स्ट आता है तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। ये बहुत बेसिक सी बात है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं अगर ये कोई आपसे पूछे, तो वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को, कि मतलब कितनी गर्मी है और कितनी सर्दी है, इन दोनों का अगर जब हम परिमाण निकालते हैं तो उसको हम तापमान कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला अगर गर्मी हो रखी है तो उसको तापमान कह दिया, फिर सर्दी है उसको तापमान कह दिया। इन दोनों को कंबाइंड रूप से देखेंगे, फिर जो उनका परिमाण निकलेगा उसको हम तापमान कहेंगे। तो वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। देखिए वो जो वायुमंडल का तापमान है यहाँ बताया गया है कि केवल दिन और रात में ही बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जब गर्मियां आती हैं तो तापमान बढ़ जाता है, जब सर्दियां आती हैं तो तापमान घट जाता है। ऑब्वियस ही बात है। ठीक है। आतपन, आइसोलेशन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। अब देखिए आइसोलेट, मान लीजिए आप किसी एक इंसान को पकड़ के कमरे में बंद कर दो अकेले को, और वो उसी कमरे में रहे, तो आपने क्या कर दिया, उस इंसान को आइसोलेट कर दिया, मतलब बाकी पूरी चीजों से अलग कर दिया उसको। एक मतलब एक ऐसा एनवायरमेंट दे दे कि वो उसके बाहर नहीं जा सकता। तो वैसा ही हमारी पृथ्वी जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है उसके साथ करती है। कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी पृथ्वी पे, तो वो क्या करती है, उसको पृथ्वी पे ही रोक लेती है, बाहर नहीं जाती जाने देती है। तो ये जो क्रिया है इसको क्या बोलते हैं, आतपन या फिर आइसोलेशन बोलते हैं। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। जो सूर्य का तापमान है वो भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा होता है और ध्रुवों की तरफ जाते जाते वो घट जाता है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता है। ठीक है। कि जो भूमध्य रेखा वाला एरिया है वहां पे सूर्य की जो उष्मा है उसको ज्यादा रोका जाएगा, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की साइड जाएंगे वहां पे आतपन की प्रक्रिया कम होगी, वहां कम रोका जाएगा, तो वहां पे जो तापमान है वो भी कम होगा। तो इसीलिए वहां पे बर्फ जमी रहती है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारे ध्रुव हैं वो बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। मैंने आपको बता रहा था कि कुछ पौधे और कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्ति हो जाएंगी अगर तापमान इसी स्पीड से बढ़ता रहता। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फील्ड से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय में ये ऊर्जा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। होता क्या है कि जो हमारे गांव हैं वो नगरों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, मतलब शहरों में गर्मी ज्यादा होती है, गांव में कम होती है। ये तो आप सबने महसूस भी किया ही होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है कि गांव में जो है मिट्टी होती है, खेत खलियान होते हैं, तो वहां पे इतनी ज्यादा कंक्रीट और ऐसा फेल्ट, मतलब जो हमारी सड़कें जिस पदार्थ से बनी होती हैं, तो मतलब इतनी ज्यादा सड़कें, इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है। तो पृथ्वी जो हमारी भूमि है वो क्या है, जिस स्पीड से तापमान को ऑब्जर्व करती है उसी स्पीड से छोड़ भी देती है, तो जल्दी ही वहां गर्मी हो जाती है और जल्दी ही मौसम ठंडा हो जाता है। लेकिन इसके उलट नगरों में होता क्या है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं और फिर रात को छोड़ती हैं, मतलब उष्मा रात को मुक्त होती है, तो मतलब वो दिन में भी गर्म रहता है और रात में भी गर्म रहता है। तो इस प्रकार शहरों में ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है। अब आता है
तापमान को मापने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। ये नाम तो आपने सुना ही होगा कि डिग्री, आज इतने डिग्री टेम्परेचर है, आज इतने डिग्री टेम्परेचर है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको हम सेल्सियस बोलने लग गए। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। होता क्या है कि 0 डिग्री पे जब जल आएगा, मतलब जो पानी होता है वो 0 डिग्री पे जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हेडिंग है वायुदाब। कि ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। अब देखिए, जो हवा चल रही है ना अपने आसपास, जहां हम बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे जो हवा चल रही है वो हमारे शरीर पे बल लगा रही है और बहुत ज्यादा बल लगा रही है। लेकिन वो हमें पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो चारों तरफ से बल लगता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। अब आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि जब कभी भी आपके एरिया में आंधी आए और जिस इस साइड से आंधी चल रही है ना, आप उसकी साइड चल के देखना, मतलब उसकी अपोजिट साइड चल के देखना। मतलब लेफ्ट साइड से आ रही है तो आप उसी की साइड जाने की कोशिश करना, देखना वो आपको पीछे धकेलेगी। तो वो क्या हो रहा है कि वो एक साइड बल लग रहा है, तो इसलिए हमें पता चल जाता है। लेकिन जो नॉर्मल हमारी हवा चलती रहती है 24 घंटे जो हमारे आसपास, वो चारों तरफ से हम पे उतना ही बल लगाती है, तो उसके विपरीत हमारा शरीर भी उस पर बल लगा देता है, तो वो बिल्कुल जीरो हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया बल, मतलब पृथ्वी की जो सतह है उस पर वायु के द्वारा जो दाब लगता है ना, वही वायुदाब कहलाता है। बहुत बेसिक सी चीज है ये। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। अब आप समझिए कि वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर आयन मंडल, इस प्रकार से जब हम ऊपर उठते जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, जो तापमान, वो सॉरी वायुदाब है, वो घटता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की साइड जाते जाएंगे, जैसे समुद्र में की गहराई में जाते जाएंगे, तो समुद्र की गहराई में बहुत ज्यादा दाब लगता है। इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि पवनडुब्बी जो होती हैं, जो समुद्र के अंदर चलती हैं, वो कई कई बार मतलब पिचक जाती हैं उस वायुदाब की वजह से। गोताखोर बहुत अंदर तक नहीं जा सकते, बहुत गहराई तक नहीं जा सकते, क्योंकि उनके शरीर पे इतना ज्यादा दबाव लगेगा कि उनका शरीर फट जाएगा। ठीक है, तो गहराई में ज्यादा दाब होता है और ऊंचाई में कम वायुदाब होता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश या उन्नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। देखिए कि जिस एरिया में मतलब ज्यादा गर्मी होगी, वहां पे वायु भी गर्म होगी, तो वहां पे वायु गर्म होगी तो वो गर्म होगी ऊपर उठ जाएगी, तो वो जो एरिया होगा वो निम्न दाब क्षेत्र बना लेगा। ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। जो कम तापमान वाले क्षेत्र होंगे वहां की वायु ठंडी होगी, obvious सी बात है। तो जो ठंडी हवा है वो भारी होती है, और भारी वायु मतलब निमज्जित, मतलब भारी होने के बाद में वो एकदम नीचे जमीन के सतह के आसपास आ जाती है। तो सतह के आसपास आने की वजह से क्या होता है कि वहां पे उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। जो गर्म हवा थी वो ऊपर उठ गई तो निम्न दाब क्षेत्र बन गया। तो उच्च दाब के कारण वहां पे क्या होता है, स्पष्ट और स्वच्छ आकाश दिखाई देता है हमें। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। आप ये चीज समझ सकते हैं, समझिएगा कि वायु जो होती है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही गमन करेगी। आप ऐसे समझिए कि जैसे कि बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, उसमें आपको ले जाके छोड़ दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, उस भीड़ भाड़ वाले एरिया से निकल के कोई ऐसी जगह जाने की कोशिश करेंगे जहां पे मतलब भीड़ कम है, बहुत कम लोग हैं। तो सेम यहाँ होता है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब यहाँ पे एक ये दिया गया है कि क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? ये सबको पता है कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, अतएव वहां वायुदाब भी नहीं है। जब वायु ही नहीं है तो वायुदाब भी नहीं है। इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्री के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्तशिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। अब देखिए मैं समझाता हूँ होता क्या है।
चांद पर जो लोग जाते हैं, आपने उनकी ड्रेस देखी होगी, एस्ट्रोनॉट की ड्रेस कैसी होती है, एकदम फूली फूली सी होती है। तो वो फूली फूली सी क्यों होती है? कि उसमें वायु भरी रहती है, जो क्या करती है, उनकी बॉडी से बिल्कुल चिपकी हुई होती है और वायु भरी रहती है। तो उससे उनकी बॉडी पे एक विपरीत, मतलब जैसे हमारा शरीर बाहर की ओर बल लगा रहा था, वो शरीर के ऊपर बाहर से अंदर की तरफ बल लगाती है। तो उससे ना हमारी बॉडी को एक जैसा पृथ्वी पे क्लाइमेट मिलता है, वैसा ही उस ड्रेस के अंदर क्लाइमेट मिल जाता है। अगर वो ड्रेस ना पहने तो होगा क्या? हमारा शरीर तो अंदर से बाहर की तरफ बल लगाएगा, लेकिन बाहर वायु ही नहीं है, तो वायुदाब होगा कहां से? तो वायुदाब नहीं होगा तो बाहर से बल लगेगा नहीं, और हमारा शरीर बल लगाएगा तो क्या होगा? जो हमारी ये जो नसें हैं यही फट जाएंगी, और नसें फट जाएंगी तो ब्लड लॉस तो होगा ही, आपको पता है, तो उससे जान भी चली जाती है। ठीक है, अब आता है पवन। एक ऊपर था वायु, अब ये है पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। इसमें आप डिफरेंस समझिएगा, ये दोनों सेम चीज नहीं। वायु तो वो है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, जो हवा हम महसूस करते हैं वो वायु है। और पवन क्या है? कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। तो मतलब ये तो वही सारी चीजें बताई जा रही हैं कि हवा क्या क्या करती है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। अब देखिए, वायु को तो हम वायु ही बोलते हैं, लेकिन जो पवन है इसका नाम हो कि वो किस दिशा से आ रही है उस पे, उस हिसाब से निर्धारित होता है। पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या फिर पछुआ पवन कहते हैं, वेस्टर्ली। क्या बोलते हैं इसको? वेस्टर्ली बोलते हैं, या फिर पछुआ पवन। आपने नाम तो सुना ही होगा, घर पे सुना होगा या टीचर से सुना होगा, कहीं ना कहीं ये नाम तो सुना होगा कि पछुआ पवनें चल रही हैं या पश्चिमी पवन चल रही है, और इंग्लिश मीडियम वाले वेस्टर्ली नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पवन को कितने भाग में विभाजित किया गया है? 3 में। अब देखिए, ये थोड़ा समझने का टॉपिक है, तो आप समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। पहला कौन सा है? स्थायी पवनें, परमानेंट वाइंड्स। व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, स्थायी पवनें। ये 3 नाम, ये अलग अलग है, यहाँ पे बीच में कोमा नहीं लगा, तो आप ये एक मत समझ लीजिएगा, ये 3 नाम है। पहली होती है व्यापारिक पवनें या ट्रेड वाइंड्स जिनको बोलते हैं, फिर वेस्टर्लीज होती हैं, फिर ईस्टर्लीज होती हैं। तो इस प्रकार से 3 पवनें चलती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। मतलब ये वो पवन है कि ये निश्चित दिशा में लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है ये। तो ये हो गई स्थायी या फिर परमानेंट। दूसरी आती है मौसमी पवनें, जो सीजनल है, मतलब सीजनल वाइंड्स, मतलब किसी एक सीजन में, किसी एक मौसम में चलती हैं, सिर्फ पर्टिकुलर मौसम में ही चलती हैं, उसके अलावा नहीं चलती। तो कौन सी होती हैं ये पवनें? विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। अब देखिए, ये पवनें ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, कि किसी एक ऐसी ऋतु होगी जिसमें आएंगी और फिर वापस चली जाएंगी। तो ये कौन सी होगी? भारत में मानसूनी मानसूनी पवनें होगी, जिनकी वजह से मानसून आता है। कि एक ऋतु में जब मानसून आता है तो बारिश करता है, फिर जब वापस लौट के जाता है तो बारिश करके जाता है। भारत में आपको पता है कि दो मानसून आते हैं, दोनों मानसून अलग अलग तरीके से बरसात करके जाते हैं। थर्ड है स्थानीय पवनें, लोकल वाइंड्स। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म महसूस की स्थानीय पवनें याद है? इसे लू कहते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये एक छोटे क्षेत्र में चलती हैं। तो या तो ये साल के किसी एक टाइम पीरियड के लिए चलेंगी, या फिर एक दिन के किसी टाइम पीरियड में चलती हैं। तो हाँ, ये जो लू है ये गर्मी के टाइम में राजस्थान के जो पश्चिमी एरिया है वहां पे सर्वाधिक चलती है। ठीक है, अब देखिए, ये एक डायग्राम दिया गया है कि किस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है वहां पे ये पवनें चलती हैं। तो देखिए, भूमध्य रेखा है, यहाँ पे निम्न दाब है, तो ये डोल्ड्रम एरिया बन गया। अब यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आ रही हैं। उसके बाद में उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र होर्स अक्षांश, तो यहाँ पे सनातन पछुआ पवनें हैं। तो मतलब ये इस प्रकार से ये पवनें चलती हैं। तो आपको इसमें इतना ज्यादा नहीं फंसना है, ये तो बस नाम इनके दिए गए हैं, बताया गया है कि पृथ्वी पे किस प्रकार से चलती है। आप इनको याद रखिएगा कि पवन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्थानीय पवन, मौसमी पवन और ये स्थानीय पवनें। स्थाई तो जो है वो तो मतलब साल में लगातार ही चलती रहती है, ये बिल्कुल रुकती नहीं है। तो उनमें कौन कौन सी है? व्यापारिक, पश्चिमी और पूर्वी। मौसम वाली है कि वो मौसम के किसी पर्टिकुलर टाइम में अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं, वो
मौसमी पवनें कहलाती हैं। तो भारत में मानसूनी पवन को मौसमी पवन कहेंगे हम। स्थानीय पवन ये किसी एक लोकल मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में चलती हैं, और ये या तो साल के किसी स्पेसिफिक टाइम पे चलेंगे या फिर दिन के किसी स्पेसिफिक टाइम पे चलेंगी। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार की पवनें होती हैं। अब देखिए, चक्रवात के बारे में आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले ही बिपरजॉय आके गया है भारत में। तो ये क्या है? ये चक्रवात मतलब एक तरीके का आप प्राकृतिक आपदा ही समझ लीजिए, क्योंकि जब आता है तो ये बहुत भयंकर तबाही मचा के जाता है। ठीक है, तो ये एक अखबार की कटिंग दी गई है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। इन तीनों में मतलब इस चक्रवात में मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाने वाली क्या थी? 3 चीजें थी: हवा की गति, वर्षा और ज्वारीय प्रोत्कर्ष। मतलब जो समुद्र से ज्वार उठते हैं ना, वो किनारे पे बहुत अंदर तक आ गए थे, तो उसकी वजह से हानि हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे वेग तक के वेग वाली पवनें 36 घंटे से ज्यादा समय तक चलती रही। आप अंदाजा लगाइए कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही थी, और कितने टाइम चली? 36 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए चली। तो उसने कितनी तबाही मचाई होगी। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। इतनी तेज हवा चलेगी तो ये जो पेड़ पौधे, ये कच्चे घर हैं, ये तो नष्ट होने ही है। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। चक्रवात जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि सब चीजें नॉर्मल हो गई, बहुत भारी बरसात हुई। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। अब देखिए, चक्रवात ने तो तबाही मचाई मचाई, हुआ क्या? बारिश हुई उसके बाद में तो नदियों में बाढ़ आ गई। नदियों में बाढ़ आ गई तो आसपास का इलाका और ज्यादा तबाह हो गया। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। आप सोचिए आप कि कितना तेज ज्वार उठा होगा कि जो मतलब जो तरंगे बस उसके समुद्र के तट पे आके वापस चली जाती थी, वो 20 किलोमीटर तक अंदर घुस गई तट से। तो भयंकर तबाही तो होनी ही है। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंग आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। तो अब देखिए, इतनी अंदर तक जब लहरें आ जाती हैं, और इतनी ऊंची लहरें आती है 7 से 10 मीटर यानी 30-30 फीट ऊंची लहरें जब अंदर तक आती हैं, तो वो क्या ही छोड़ेंगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इस चीज को। अब यहाँ पे आगे दिया गया है कि 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवताव के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ। पहला जो आया था वो अपने उड़ीसा में की बात हो रही थी। अब ये पूर्वी पोर्ट ब्लेयर मतलब थाईलैंड की खाड़ी में, और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा, गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे मतलब शुरू हुआ था ये पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में, और 25 अक्टूबर को वहां से चला, और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। कहाँ टकराया? उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुंडा के बीच के जो क्षेत्र थे वहां पे आगे टकराया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां, फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्षण से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान, बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। देखिए कितनी तबाही मचाई है इसने। 1.30 लाख लोग मतलब 1,30,00,000 लोग प्रभावित हुए थे इसमें। मतलब पशुओं की मौत हो गई, फसल सब्जियां सब खत्म हो गया। जो भूमि थी उसमें जो समुद्र का जल आया तो उसके साथ जो नमक आया उसकी वजह से वो भूमि अनुपजाऊ हो गई। साल, सागवान, बांस के जो बाग थे वो खत्म हो गए। और पारादीप और कोणार्क के बीच में जो मैंग्रोव के जंगल थे वो तो लुप्त ही हो गए एक तरीके से। तो इतनी तबाही मचाते हैं महाचक्रवात। अब आती है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता मतलब ये क्या होती है? जब जल पृथ्वी में विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। ठीक है, आपको पता है बारिश कैसे होती है कि जो विभिन्न जलाशय हैं उनका पानी गर्म होके भाप बनता है, फिर वो ऊपर उठ के आसमान में मतलब बादलों में चला जाता है। बादलों में जाने के बाद वहां पे वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से वो बूंद के रूप में बन जाता है, वो भारी होती है तो
पृथ्वी पे बारिश के रूप में आ जाती है नीचे। तो सेम यही प्रक्रिया चलती रहती है, इसी प्रकार से बारिश होती है। अब आर्द्रता क्या होती है? वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कि किसी भी समय, जैसे मान लीजिए आप अभी बैठे हैं, तो अभी आपके आसपास जो हवा चल रही है उसमें कितनी जलवाष्प की मात्रा है, वही वो उसकी आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहलाएगी। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे मान लीजिए कोई एक चीज गर्म हो रही है, तो वो जो पानी को ऑब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है उसकी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको नॉर्मल ठंडा होने में काफी टाइम लगेगा और काफी पानी की भी जरूरत होगी। उसी प्रकार जब वायु गर्म होती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और जब ज्यादा क्षमता बढ़ जाएगी तो ये ज्यादा पानी को धारण कर लेगी और ज्यादा पानी को धारण कर लेगी तो हमारे आसपास वो हवा तो हमारे आसपास ही चलेगी ना। तो वो दिन मतलब आदर दिन बन जाता है जिसमें कपड़े सूखने में भी टाइम लगता है और हम हमारा पसीना भी बहुत ज्यादा निकलता है, क्योंकि हमारा शरीर एक तरीके से गीला गीला सा ही रहता है, तो और हम असहज हो ही जाते हैं। ठीक है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। अब देखिए नीचे से वो मतलब गर्म हवा के साथ नीचे से तो भाप बन के उठा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठता है तो ठंडा हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। अब जब ठंडा होगा तो संघनित होगा, मतलब पास पास आएंगे उसके कण, और पास पास आएंगे तो वो बूंद बना लेंगे। और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। मतलब बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है कि ये बहुत सारा जल एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है तो बादल बन जाते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तभी वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो जो बारिश है वो कब होती है कि जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि अब ये हवा में नहीं तैर सकती, तो ये वापस जमीन पे आ जाती है। ठीक है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। उनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो जो जेट इंजन होते हैं हवाई जहाज के, क्या होता है कि वो जब चलते हैं तो उनके पीछे आपने देखा होगा कि वो धुआं जैसा एक रास्ता सा ही बन जाता है। तो जो उनके इंजन से नमी निकलती है ना वो संघनित हो जाती है, मतलब पास पास आ जाती है उस धुएं में, क्योंकि ऊपर ठंड होती है तो उसकी वजह से वो पास पास में आ जाती हैं। अब जो प्लेन था वो तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ समय तक हमें फिर भी वो दिखाई देता रहता है। क्यों? क्योंकि वो संघनित हो जाती है, फिर तो वो धीरे धीरे मतलब विद टाइम वो चीज नॉर्मल हो जाती है उसी वायुमंडल में। अब है पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आप चीज समझिएगा कि पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। कि जो नीचे से वाष्प बन के ऊपर गई वो जो वापस नीचे गिरती हैं पानी के रूप में वर्षण के रूप में, तो उसको हम वर्षा बोलते हैं। ज्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो जल है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, या पृथ्वी पे जो जल प्राप्त होता है हमें कहाँ से होता है? वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के नीचे बहता है या निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। पौधे जो है ये जल संरक्षण में मदद कैसे करते हैं वो चीज बताई गई है कि जो पहाड़ी एरिया है वहां पे जो पहाड़ की ढाल है उस पे मतलब जो पेड़ पौधे लगे होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी के बहाव को कम कर देते हैं, पानी को नीचे आने से रोकते हैं। तो उससे जो नीचे वाले एरियाज हैं वो सेफ रहते हैं। लेकिन जब इन पेड़ों को ही काट दिया जाता है तो निचले इन इलाकों में वो डायरेक्ट आता है और निचले इलाकों में डायरेक्ट आएगा तो नीचे बाढ़ का कारण बन जाता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं: सैवनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। वर्षा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कन्वेक्शन रेनफॉल, सैवनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। मतलब तीन प्रकार की वर्षा होती है। पहाड़ों पे होने वाली वर्षा, चक्रवात की वजह से होने वाली वर्षा, और जो हमारे एक नॉर्मल जो एक प्रोसीजर है इसका कि भाप बन के ऊपर उठी फिर ठंडी होके नीचे आ गई, एक वो वर्षा। तो ये तीन प्रकार की वर्षा है। पहाड़ों से टकरा के जब वर्षा होती है, बादल पहाड़ से टकराता है जो वर्षा होती है जो पहाड़ों पे होती है वो पर्वतीय वर्षा, और चक्रवात के समय जो वर्षा होती है वो तो चक्रवाती वर्षा होती ही है, आपको पता ही है। पौधे तथा जीव जंतु की जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। तो हर चीज का बैलेंस जरूरी है। तो इस चैप्टर में हमें बस यही बताया गया है कि जब तक हम चीजों के बीच बैलेंस बना रहने देंगे वो तब तक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत जरूरी है, बहुत सही है।
लेकिन जैसे ही हम इनका ये बैलेंस खराब करते हैं तो ये हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। मतलब स्नोफॉल जो होता है वो भी वर्षा का ही प्रकार है, जो ओले गिरते हैं वो भी वर्षा का ही प्रकार है, और जो मतलब बर्फ के साथ बारिश होती है वो भी एक बारिश का ही रूप है। तो मतलब इस प्रकार से वर्षा के अलग अलग रूप है, ये भी वर्षा के ही रूप है, मतलब सिर्फ पानी नहीं बरसता। अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं वो भी एक तरीके की वर्षा ही है। तो अब देखिए ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ये नीचे इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही सिंपल, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप खुद ही कर लेंगे। ये मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि इसमें आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा सही लगी, क्या आप इसके बारे में सीखे, और इसको अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।